हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, ऑल डियर फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो हम यहाँ पे विजन आईएएस का पीटी 365 इकोनॉमी का मॉड्यूल्स देख रहे हैं। पॉलिटी का हम पहले ही फिनिश कर चुके हैं, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पे कंपाइलेशन है अप्रैल 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का। सो हमने कौन-कौन से टॉपिक फिनिश कर लिया वो थोड़ा सा देख लेते हैं। बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी हमने फिनिश कर लिया, राइट। दूसरा टॉपिक था हमारा फाइनेंस एंड टैक्सेशन, ये भी हमने कंप्लीटली फिनिश कर लिया। उसके बाद फिर हमें मिला था, इसमें हमने फिनिश करा था पेमेंट एंड सिस्टम फाइनेंशियल मार्केट और एक्सटर्नल सेक्टर, ये भी हमारा कंप्लीटली फिनिश हो गया, राइट। सो अब हम बात करते हैं, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमने फिनिश कर लिया और अब हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा, यू कैन से दैट, राइट। सो एग्रीकल्चर का हमने फिनिश ही था, बट हमारा कुछ रह गया था पार्ट, तो वो भी हम देख लेते हैं क्या क्या रह गया क्या क्या नहीं है। सो हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। ओके ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। एमएसपी हमने कंप्लीटली कर लिया था, इसका एक हमने क्वेश्चंस भी लगाया था और ये क्वेश्चंस मैंने आपको बोला था कि एक बार आप जरूर देखेंगे इसे। हालांकि बहुत नॉर्मली क्वेश्चन था, ये यूपीएससी में पूछा गया था। सो देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक नेक्स्ट। इसमें हमने ये भी पढ़ लिया था, इंडियाज एग्रीकल्चर एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, राइट। ये हम कंप्लीटली फिनिश कर चुके थे, सॉरी। सो अब हमारा क्या था, अब हमारे पास टॉपिक है वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर। तो कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए हम यू कंसीडर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अभी क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया है पायलट प्रोजेक्ट किसका, वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर फॉर 11 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का मतलब होता है जो बहुत बेसिक लेवल पे होती है अक्रॉस द 11 स्टेट, राइट। सो अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी देखिए इसको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, राइट। इसका पर्पस क्या होगा, टू स्टेबलाइज करना डिसेंट्रलाइजेशन स्टोरेज फैसिलिटी एट प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट। तो कुल मिला के कि डिसेंट्रलाइज स्टोरेज फैसिलिटी की बात हो रही है, इसमें जिसकी हम बात कर रहे थे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के अंतर्गत, ठीक है। अलॉन्ग साइड में क्या होगा, अदर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वेयर हाउस, कस्टम हायरिंग सेंटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सब कुछ होगा किसमें, पीएसीएस, राइट। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, पीएसीएफ कैन अवेल सब्सिडीज एंड इंटरेस्ट सबमिशन, मतलब सरकार के द्वारा जो भी सहायता दी जाती है, बेनिफिट बेनिफिट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोडाउन स्टोरेज फैसिलिटी एंड सेटिंग ऑफ अदर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये है क्या, मैं बताऊं आपको कुल मिला के कि कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए ग्रेन स्टोरेज बनाए जाएंगे, जिसमें सरकार जो है उनको सब्सिडी और जो इंटरेस्ट सबमिशन, मतलब सरकार के द्वारा जो भी छूट मिलती है वो सब मिलेंगे। क्या क्या, कंस्ट्रक्शन करने में गोदाम या स्टोरेज फैसिलिटी या सेटिंग ऑफ अदर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। अच्छा, हम बात करते हैं, अभी इन्फोग्राफिक हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। कुछ इनिशिएटिव में हैं जो ऑगमेंटेड करी गई हैं ग्रीन स्टोरेज कैपेसिटी के लिए, जैसे वेयर हाउसिंग एक्ट 2007, जैसे वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007। ये स्टेबलाइज करता है किसको, वाड्रा को। वाड्रा ENWRF, ये इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट्स है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी स्कीम यानी PEG फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए। नेशनल पॉलिसी ऑन हैंडलिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स 2000, राइट। तो ये भी क्या है, आपकी ऑगमेंटेड ऑगमेंटेशन है किसकी, ग्रेन स्टोरेज की। ओके, आगे हमारे पास ग्रामीण भंडारण योजना, यू कैन सी दैट पीएम किसान संपदा योजना एंड अन्न दर्पण सिस्टम। इसका एम है मॉडर्नाइज करना किसको, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, जो भी एग्जिस्टिंग सप्लाई चल रही है मैनेजमेंट में, ठीक है, नोन एज द दीपोत ऑनलाइन सिस्टम। तो ये सब क्या है, आप ये कह सकते हैं कि ये जो है इनिशिएटिव है जो ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी के लिए ऑगमेंटेड करे गए थे, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ स्कीम की। तो पहले हम स्कीम से पहले समझेंगे कि अन्न दर्पण सिस्टम जो है वो मॉडर्नाइज करेगा किसको, एफसीआई को। तो एफसीआई के बारे में देखते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस। ये स्टेबलाइज हुआ 1965 में, ठीक है, अंडर द फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964। और ये एड्रेस करता है किसको, ग्रेन शॉर्टेज स्पेशली इन व्हीट को, ठीक है। स्टेट कैन परचेज राइस फ्रॉम द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये भी कह सकते हैं आप, कोई भी स्टेट है वो परचेज कर सकती है राइस को, कहाँ से, एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर द ओएमएफएफ डोमेस्टिक विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन ई ऑक्शंस फ्रॉम द अगस्त 1 2024, राइट। सो ओएमएफएफ डोमेस्टिक, इससे के थ्रू क्या है, स्टेट जो है वो राइस को परचेज कर सकती है, कहाँ से, एफसीआई से। जरूरी नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करे किसमें, ई ऑक्शंस में। अच्छा, ओएमएफएफ डोमेस्टिक है होता क्या है, इट रेफर टू ऑफरिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो ये ऑफरिंग करता है फूड ग्रेन एज लाइक व्हीट एंड राइस इन ओपन मार्केट एट प्राइस, राइट। और ये फिक्स किया जाता है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द ई ओकेशन, राइट। इसका एम है कंट्रोल करना प्राइस इन द मार्केट विद द एम कर्व इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, ठीक है, तो कंट्रोल करना प्राइस ना मार्केट।
इसका ओएमएसएस डोमेस्टिक का। अच्छा, अब क्या है, स्कीम जो है आइडेंटिफाई करती हैं टू कवर फॉर द कवरेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर वो कौन-कौन सी स्कीम देखेगा? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, मिशन फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशंस है। तो ये सारी स्कीम जो होंगी वो किसके अंडर में आएँगी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो देखिए यहाँ पे ना कई बार यूपीएससी में मिनिस्ट्री वाले क्वेश्चन पूछे गए। तो आप क्वेश्चन देखेंगे कि वो क्वेश्चन्स एग्ज़ैक्टली रॉन्ग होते हैं मिनिस्ट्री वाले, मोस्ट ऑफ ऑल 90% जो है वो रॉन्ग होते हैं। ठीक है? तो इसमें बस हमें एक बारी ओवरव्यू करना है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशंस ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग को देखेगी, एंटरप्राइजेस स्कीम को देखेगी, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को देखेगी। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस ये एलोकेशन करेगी फूड ग्रेन्स अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एंड प्रोक्योर करेगी ऑपरेशन एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट? चलिए, सो यहाँ पे क्या करना था आपको थोड़ा बहुत समझना था कि जो ये बनाए जाएँगे कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए यू कैन से दैट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, तो इनमें क्या-क्या सुविधाएँ मिलने वाली हैं, तो वो थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू देखना था। चलिए, अब देखते हैं ये यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन्स पूछा गया है। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप 12 टू 15 आवर की कोई वीडियो देख के यूट्यूब पे डायरेक्ट फिनिश कर रहे हैं इकोनॉमी को, तो आई एम श्योर हूँ कि आपको डिफ़िकल्टी आने वाली है। इससे आपका स्टैटिक्स छूटेगा, आपका सीसैट भी छूटेगा, ठीक है? और फिर आप सोचेंगे भाई कि मैं 3-4 दिन इसको कंप्लीटली देख लेता हूँ 12-13 घंटे की वीडियो को और फिर मेरा क्या होगा आराम से समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ आपको 1 आवर का एक शेड्यूल बनाना है कि भाई मेरे को 1 घंटा ही पीटी 365 को देना है और उसके लिए ऑफिसर अकेडमी पे आपको ये सारी वीडियो मिल जाएँगी विदिन 1 आवर, राइट? अच्छा, इसमें क्या करना है 1 आवर से हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमारा स्टैटिक पोर्शन और सीसेट डिस्टर्ब नहीं होगा विदाउट डिस्टर्बेंसिंग आवर स्टैटिक एंड सीसेट पोर्शंस। वी कैन फिनिश द पीटी 365, है ना? सो ये देख के चलना है आपको। चलिए अब हम बात करते हैं, क्या पूछा गया है हमारा क्वेश्चंस। सो है पहले हम ये देखेंगे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स, जिसे एनएमईओ ऑयल सीड्स के नाम से जाना जाएगा इस स्कीम को। तो उसको अभी हम सॉल्व करेंगे। पहले हम थोड़ा-सा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। क्या-क्या डिटेल है? ओके, चलिए। सो देखते हैं क्या-क्या डिटेल है। ये 2018 क्वेश्चंस अभी हम टैकल करते हैं। सो पहले हम बात करते हैं यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स एनएमईओ ऑयल सीड्स फॉर फ्रॉम 2024-25 से लेकर 2030-31 तक, राइट? अब हम बात करते हैं एडिबल ऑयल सेक्टर इंडिया में जो है उसका क्या प्रोडक्शन है, क्या ग्लोबल स्टेटस है और उसका क्या ट्रेड है। तो प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया जो है वो लगभग 15 से 20% ग्लोबल ऑयल सीड एरिया जो है उनको अकोमोडेट करता है, जिसमें से 6 से 7% जो है वो वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन है और 9 से 10% जो है वो टोटल प्रोडक्शन है। ग्लोबल स्टेटस की बात करेंगे तो इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट प्लेयर है इसमें ग्लोबल एडिबल वेजिटेबल ऑयल सेक्टर में। उसके बिहाइंड अब उससे पहले कौन-कौन है? यूएस, चाइना एंड ब्राज़ील, राइट? ट्रेड की बात करेंगे तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेजिटेबल ऑयल, इसके बाद चाइना एंड यूएस के बाद। पाम ऑयल अकाउंट की बात करेंगे तो इसमें 59%, इसमें होता है सोयाबीन 29%, 23% एंड सनफ्लावर 16%, राइट? ओके। सो अब हम बात करते हैं अबाउट नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स। तो टारगेट क्या है 2030-31 के जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें हमारा मेन टारगेट है इंक्रीज करना प्राइमरली ऑयल सीड प्रोडक्शंस टू 69.7 मिलियन टन्स, राइट? और इंक्रीज करना डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शंस टू 25.45 मिलियन टन्स, ठीक? और उसके बाद हमारा एक्सपेंड करना क्या ऑयल सीड कल्टीवेशन बाय एन एडिशनल 40 लाख हेक्टेयर। तो कुल मिला के सीधी सी बात है हम सारी चीज़ों को इंक्रीज या एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना? जिससे कि एडिबल ऑयल जो है वो ज़्यादा बढ़े। अच्छा, फोकस की बात करेंगे तो फोकस हम क्या कर रहे हैं इंक्रीजिंग द प्रोडक्शंस ऑफ की प्राइमरी ऑयल सीड क्रॉप्स सच है जैसे रैप सीड्स, मस्टर्ड है, ग्राउंड नट्स है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है एंड सीसम है। अभी हमने पढ़ा था कि सोयाबीन और सनफ्लावर में जो है यू कैन से दैट जो मिक्सअप होके बनता है उसे हम पाम ऑयल कहते हैं। तो उसमें क्या-क्या कितना-कितना परसेंट रहता है वो एक बारी आप ज़रूर याद रखेंगे थोड़ा बहुत। चलिए आगे बात करते हैं फिर हम। एनहांसिंग करना जो भी एक्सट्रैक्शन है एफिशिएंसी फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्स जैसे कॉटन सीड है, राइस बीन है या टी वॉन्स है, ऑयल सीड है। ये थोड़ा बहुत फोकस कर रहे हैं हम किन चीज़ों को लेके, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं कि फीचर ऑफ द स्कीम। तो इसमें देखिए सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी यू कैन से दैट इसे हम सारथी पोर्टल कहेंगे। तो ये सारथी पोर्टल किसके लिए याद रखना है आपको? ऑयल सीड के लिए, राइट? फॉर एन ऑनलाइन 5 ईयर रोलिंग सीड प्लान फॉर टाइमली अवेलेबल ऑफ सीड। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है टाइमली ये सीड अवेलेबल होना चाहिए। डेवलपमेंट इसी तरीके से ये इट विल ये इनेबल करेगा स्टेट्स को कि वो स्टेबलाइज करें एडवांस टाई अप विद द सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसी जिसमें कोऑपरेटिव और फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल होंगे, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं चैलेंज क्या है सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल इन इंडिया। सबसे पहली बात ये है कि इसकी जो है लोअर यील्ड पर हेक्टेयर मतलब कुल मिला के ये है कि इसका उत्पादन जो है वो कम होता है, कल्टीवेशन चैलेंज भी है हमारे पास और क्रॉप स्पेसिफिक कॉन्स्ट्रक्शन भी है हमारे पास, ठीक है ना? तो ये जो है यू कैन से दैट ये चैलेंज है जो सेल्फ सफिशिएंस इन इंडिविजुअल ऑयल बनाने में हमें
प्रॉब्लम होती है, ठीक है? चलिए बात करते हैं स्टेप टेकन बाय द सेल्फ सफिशिएंसी, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ऑयल सीड एंड ऑयल पाल्म, ये भी एक स्टेप लिया गया है सेल्फ सफिशिएंसी बनाने के लिए। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाल्म यानी कि NMEOP, प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान, ठीक है? येलो रिवॉल्यूशन, याद रखेंगे येलो रिवॉल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है? ऑयल सीड से। क्लियर कट है? तो ये ओवरव्यू करना होता है, पूरा नहीं पढ़ना होता, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना होता, डेटा इतना नहीं याद रखना होता, ठीक है? यही बात मैं आपको बार-बार ही समझा रहा हूँ, आप ऐसे मत करना, वो गलती मत कर देना कि आपने लास्ट में गलती करी है। चलिए फिर हम देखते हैं क्वेश्चन्स क्या है हमारा। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन अभी मैं आपको हिट करके दिखाऊँगा, क्वेश्चन्स में कुछ भी ऐसा नहीं था, जो यूपीएससी 2018 में पूछा गया। क्या कहता है क्वेश्चन? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड edible oils is a more than the domestic productions of the edible oil in the last 5 years। तो ये हम मान सकते हैं ये वाली बात। The government does not impose any custom duty on all the imported edible oil as the special cases। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई भी ड्यूटी को इम्पोज ना करे, कोई भी कस्टम ड्यूटी ना लगाए और हम विदाउट कस्टम ड्यूटी लगाए ही इंपोर्ट कर लें एडिबल ऑयल को? इट्स पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो श्योर शॉर्ट है दूसरा गलत होगा। अब देखिए इतना लाइन बाय लाइन पढ़ने से नहीं, यहाँ पे हमें कुछ गैस भी करना था कि भाई हमारा भी कॉमन सेंस बेटर होना चाहिए ना कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो श्योर शॉर्ट है दूसरा गलत है। दूसरा गलत होने से हमारा पहला ये सही हो गया, राइट? ये कंडीशन रही है पिछले 5 साल का, थोड़ा-सा आपको डेटा हमने देख लिया कि भई कैसे रही है, वो डेटा डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं फिर हम। फिर हमारे पास है मिलेट्स, मिलेट्स के बारे में देखते हैं, बाजरा जिसे गाँव में बोला जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। अभी एक्चुअली में ये क्या है, न्यूज़ में क्यों आ गया? सो आरबीआई ने अभी एनुअल रिपोर्ट जो है वो हाइलाइटेड करी है कि व्हाइल इंडिया अकाउंटेड फॉर द नियरली 80% ऑफ एशिया, एशिया का तो 80% हम अकाउंटेड करते हैं किसको? मिलेट्स को, और 20% हम ग्लोबल मिलेट्स प्रोडक्शन की बात करते हैं। एक्रीज ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ मिलेट हैव स्टैग्नेंट ओवर द ईयर, तो ये स्टैग्नेंट रहा है ना? तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। तो हम बात करते हैं मिलेट्स की, जिसे हम श्री अन्ना कहते हैं। तो अबाउट की बात करें तो अबाउट मिलेट्स इज़ ए खरीफ क्रॉप, पहले आपको ये याद रखना है। ये कौन-सी क्रॉप है? खरीफ की क्रॉप है। दे आर स्मॉल सीरियल्स ग्रेन्स दैट बिलोंग टू पैसिया फैमिली, तो कौन-सी फैमिली से? पैसिया फैमिली में से। इंडियाज़ मिलेट मिलेट प्रोडक्टिविटी की बात करें तो एक्सेप्ट सोरगम, सोरगम नहीं मिलता हमारे पास इतना जितना चाइना, इथोपिया और रसिया में। एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया इज़ अमंग द टॉप 5 एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। तो आप ये ज़रूर याद रखेंगे कि मिलेट्स यानी बाजरा को एक्सपोर्ट करने में हमारी रैंकिंग जो है वो 5 है, राइट? क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो मेजर मिलेट्स जैसे सोरगम और पल्स मिलेट्स, ये जो है आपके मेजर मिलेट्स हैं। माइनर मिलेट्स में आपके फॉक्सटेल एंड कोडो, ये थोड़ा-सा याद रखेंगे। प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स फॉलोड बाय द नाइजर एंड चाइना। तो नाइजर और चाइना के बाद जो है हम कौन-से नंबर पे आ रहे हैं? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यू कैन से दैट इन अ थर्ड, राइट? मेजर मिलेट प्रोडक्शन स्टेट की बात करेंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, ठीक है? रीज़न फॉर द स्टैग्नेंट मिलेट प्रोडक्शन, तो क्या रीज़न है कि जो मिलेट प्रोडक्शन है वो स्टैग्नेंट रहा है, मतलब स्थिर रहा है? तो यील्ड गैप हुआ है ना? किसकी वजह से? लेबर शॉर्टेज एंड इनसफिशिएंट फर्टिलाइजर्स की वजह से। शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड एमएसपी बैक्ड प्रोक्योरमेंट, है ना? उसके बाद रिलेटिवली शॉर्ट शेल्फ लाइफ ऑफ क्रॉप, ठीक है? तो ये सब मेन रीज़न रहे हैं किसके? स्टैग्नेंट रहने के। बेनिफिट्स क्या है मिलेट्स के? तो हेल्थ की बात अगर करें तो ये गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स है, जैसे आयरन, जिंक एंड कैल्शियम सब मिलेगा इसमें। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि गुड टू प्रिवेंट डायबिटीज, तो इस डायबिटीज से इससे बचा जा सकता है। ग्लूटेन फ्री है, बेनिफिशियल है फॉर द सेलिक डिजीज पेशेंट के लिए। हेल्प करता है कॉम्बैट एनीमिया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, इन सबको यू कैन से दैट ये हेल्प करता है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करें तो सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर। देखिए अब ये भी बात है भाई, बेनिफिट्स देखिए हेल्थ के लिए तो है ही, और फार्मर के लिए भी ये सस्टेनेबल के रूप में काम करता है। लो इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता। ठीक है? एनवायरनमेंट की बात करें, तो ये बहुत कॉमन सी बात है जो आपको समझनी है। ये हेल्प करता है रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट को, लेस वाटर इंटेंसिव। भाई कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को अगर गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो सब तरफ से कहीं न कहीं बेनिफिट दे रही होगी हमें। अब देख रहे हैं आपकी एनवायरनमेंट की भी बात करें तो ये कार्बन फुटप्रिंट में भी उसको भी रिड्यूस करने की बात करता है। लेस वाटर इंटेंसिव, ठीक है? ड्रॉट रेजिस्टेंस, मतलब जो सूखा पड़ता है उसके साथ भी इसको उपजाया जा सकता है। रिक्वायर लेस फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर ग्रोथ। अच्छा, क्या इनिशिएटिव भी ली गई हैं मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए? यस, ली गई हैं, तो कौन-कौन सी हैं? नेशनल एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड मिशन, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 वर्जन, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फॉर मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है? यानी कि PLIFMBS, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू द इंटेंसिव माइलेट प्रमोशन। तो ये सब इनिशिएटिव जो है वो मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए ली गई है, राइट? चलिए अब बात करते हैं हम स्पाइस्ड स्कीम, ये क्या है? तो ये अभी न्यूज़ में है क्यों? तो यूनियन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसने अप्रूव करा है स्पाइस, इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबिलिटी इन अ स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेशन कोलैबोरेटिव
इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट स्कीम। तो भाई ये इतना लंबा-चौड़ा याद नहीं रखना है ना, ये समझना है कि स्पाइस जो स्कीम जो है, वो किसने लॉन्च करी है। तो ध्यान रखना है आपको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, राइट? इसका एम क्या है? इसका एम है एक्सपेंड करना जो भी एरिया है अंडर द कार्डामम। कार्डामम का मतलब होता है इलायची, ठीक है? तो इलायची को इलायची जिस एरिया में होती है, उस एरिया को एक्सपेंड करने की बात करेगा स्पाइस स्कीम, ठीक है? और ये इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल एंड लार्ज कार्डामम, ठीक है? एक्सपोर्ट प्रमोशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट ऑफ स्टेक होल्डर। तो कुल मिला के इसका एम है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े और जो एरिया कार्डामम का है उसको और एक्सपेंड करा जाए, ठीक है? अच्छा, मेजर कंपोनेंट ऑफ स्कीम क्या है इसके? तो जैसे इंप्रूविंग करना प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी अपग्रेडेशन, ये नॉर्मल सी बातें देख लेनी है आपको। मार्केट एक्सपेंशन एफर्ट्स है, ट्रेड प्रमोशंस है, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, मतलब टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इंटरवेंशन करना है ना, एक्सपेंड टू एरिया ऑफ कार्डामम एंड सच एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो ये टर्म ऑफ 5th फाइनेंस कमीशन 2023-24 से 25-26 के बीच में होगी, राइट? कार्डामम की बात करें, इलायची के बारे में बात करें तो ये कॉमर्शियली कल्टीवेट की जाती है ना? फॉर इट्स ड्राई फ्रूट्स, ठीक है? स्मॉल कार्डामम और लार्ज कार्डामम, ये 2 कार्डामम होती है, 2 छोटी इलायची और बड़ी इलायची, इनको देखना है हमें। नेटिव की बात करें तो इंडिजीनियस है कहाँ से? एवर फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया के वेस्टर्न घाट से, ठीक है ना? ये एवरग्रीन फॉरेस्ट का इंडिजीनियस है, राइट? मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द स्मॉल कार्डमम जैसे केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये आपको स्टेट थोड़ी सी याद रखनी है। फेवरेबल कंडीशन फॉर द स्मॉल कार्डमम क्या-क्या है इसके लिए फेवरेबल कंडीशन? तो इसके लिए हमें चाहिए एलिवेशन जो है 600 से 1500 मीटर एंड एडक्वेट ड्रेनेज मस्ट बी प्रोवाइडेड। और उसके बाद है थिक सैडी एरिया विद लोमी सॉइल व्हिच यूजुअली एसिडिक एंड आइडियल्स, राइट? तरीके से हम बात करते हैं लार्ज कार्डामम की, देखिए इतना बड़ा नहीं याद रखना होता, कुछ स्टेट देख लेनी है और कहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया। क्वेश्चंस बना तो यहाँ से उठाएगा आपसे सीधा, ठीक है? लार्ज कार्डामम की बात करें तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सब हिमालय रीजन जैसे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नेपाल एंड भूटान, राइट? तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो एक साउथ में और एक आपका ईस्टर्न इंडिया में, राइट? फेवरेबल कंडीशन ऑफ लार्ज कार्डामम की बात करेंगे तो इसमें जो प्रेसिपिटेशन चाहिए वो 3000 से 3500 चाहिए, स्प्रेड ओवर द अबाउट 200 डेज। टेम्परेचर जो है वो 6 से 30 डिग्री सेल्सियस, राइट? स्पाइस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर है इसका स्पाइस का। जैसे चिली, कमिन, टर्मरिक, जिंजर एंड कोरिएंडर मेकअप अबाउट 76% ऑफ द टोटल प्रोडक्शंस, ठीक है? अच्छा, हम 22-23 की बात करें तो एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइस जो है हमने वो कितना करा है? 3.73 बिलियन डॉलर यूएस, राइट? सो जो है मेजर एक्सपोर्ट है डेस्टिनेशन वर द चाइना एंड यूएस एंड बांग्लादेश, ठीक है? अच्छा, लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटक। तो अब ये स्पाइस की बात करी गई है, वो स्पाइस्ड है जो कार्डामम के लिए है। तो ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है, स्पाइस यू कैन से दैट मसाले। चलिए आगे बात करते हैं हम स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की। तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो 1987 में हुई है। स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को देख रही है। रोल जो है इसका ऑटोनोमस बॉडी है जो रिस्पांसिबल है इसके लिए एक्सपोर्ट परमिशन ऑफ 52 शेड्यूल्स स्पाइसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्डामम। तो कार्डामम अलग से देखा जाता है और 52 जो स्पाइसेस हैं वो अलग से देखी जाती है, ये भी थोड़ा-सा याद रखना है। कोडेक्स एलिमिनेटरियस कमिटी जो है इंडिया इसको होस्ट करता है। चेयर कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइस एंड culinary hubs set up under the Codex Alimentarius Committee, right? SBI जो है वो सर्व एज इट्स सेक्रेटेरिएट है, ओके? एसबीआई यू कैन से दैट स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? कोचीन, केरला में। अब एक बार आप देखेंगे तम्बाकू क्वेश्चन लास्ट टाइम यूपीएससी में पूछा गया तो वहां पे हेडक्वार्टर पूछा गया है ना, तो सिंपली क्वेश्चन था वो। चलिए आगे चलते हैं फिर हम क्वेश्चन हमने टैकल कर ही लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पल्सेस, दाल की बात करें तो इंडिया जो पल्सेस है वो इंपोर्ट यानी कि जो भारतीय दालें हैं वो इंपोर्ट इन फिस्कल 2024 सर्ज 84% ईयर ऑन ईयर देयर हाईएस्ट लेवल। तो इंडिया का जो दाल का इंपोर्ट्स है वो सर्ज हुआ है 84%, राइट? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पल्सेस इन इंडिया तो क्या कहानी है दाल की भारत में वो थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो इंडिया का जो स्टेटस है, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और इंपोर्टर है किसका? पल्सेस का, ठीक है? मेजर पल्सेस जैसे चिकपी जैसे ग्राम, पिजियन पी यानी कि तूर अरहर और मूंग बीन्स या उर्द बीन्स जैसे ब्लैक ग्राम, लैंटिन पी, वेरियस काइंड ऑफ बीन्स यानी माइनर पल्सेस। इंडिया जो इंपोर्ट करता है मेनली फ्रॉम कौन से दालों को? ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा से, रसिया, टर्की, तंजानिया, सूडान, मोजाम्बिक, मलावी एंड म्यांमार, राइट? मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो हमारे यहाँ कौन-सी प्रोड्यूसिंग स्टेट है? जैसे मध्य प्रदेश फर्स्ट पे आता है, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। प्रोडक्शन की बात करें तो ग्राम कंट्रीब्यूट अराउंड 40% ऑफ टोटल पल्सेस प्रोडक्शंस फॉलोड बाय टूर एंड अरहर, राइट? मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करेंगे तो हम कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं? तो बांग्लादेश, चाइना, यूएई, यूएसए एंड नेपाल। अच्छा,
पल्सेस के क्या सिग्निफिकेंस हैं? तो न्यूट्रिशन क्या-क्या मतलब इसकी सिग्निफिकेंस है, जैसे न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें या लेस वाटर इंटेंसिव या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ये इसके सिग्निफिकेंस है। देखिए न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो पल्सेस आर 20 टू 25 प्रोटीन बाय वेट, ये आपने कई बार ही पढ़ा होगा कि दाल ज़्यादा खाया करो, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। अच्छा, लेस वाटर इंटेंसिव, है ना? इसमें जो है मोर देन 80% ऑफ टोटल पल्सेस आर ग्रो इन अ रेन फेड रीजन्स, राइट? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें, पल्सेस इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, इससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो भी इंप्रूव होती है, ठीक है? क्लाइमेट चेंज मिटिगेशंस की भी बात होती है इसमें, मिटिगेट होता है बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन द सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, राइट? क्या इनिशिएटिव ली गई है पल्सेस को प्रमोट करने के लिए? हाँ, ली गई है। कौन-कौन सी है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। अब देखिए ये ओवरव्यू करना है, पूरा नहीं पढ़ना है, मैं फिर कहता जा रहा हूँ। तो उसके बाद प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम यानी सीडीपी, ये भी इनिशिएटिव है प्रमोट करने के लिए पल्सेस को, राइट? ये सब स्कीमें ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इन है ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राइट? अब बात करते हैं हम जूट की। इनका ओवरव्यू करना है, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, डेटा समझना है, पल्सेस को हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं, है ना? क्या हमारी लास्ट का वो रहा है। अभी हमने क्वेश्चंस लगाया था, वो आपने क्वेश्चंस देखा होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन 5 ईयर का वो ऑयल सीड की बात कर रहा था, एडिबल ऑयल सॉरी सॉरी एडिबल ऑयल के लास्ट 5 ईयर की बात कर रहा था, तो बस हमें इतना पता होना चाहिए था कि हाँ भाई हमने इम्पोर्ट करा है या एक्सपोर्ट करा है, राइट? चलिए आगे बात करते हैं हम जूट की। तो नेशनल जूट बोर्ड जो है, वो जूट प्रोडक्शन इज़ एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप बाय, लगभग ये 20% से ड्रॉप हुआ है इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़ के द्वारा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम जूट के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो टेम्परेचर इसके लिए हमें 15 से 34 डिग्री सेल्सियस चाहिए, वो भी वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट आर बेस्ट सूटेड फॉर द क्रॉप। रेनफॉल की बात करेंगे तो ये लगभग 2500 एमएम चाहिए, ह्यूमिडिटी जो है वो 65% और लोमी एलुविल आर द बेस्ट सूटेड वाइल। अब ध्यान रखना है आपको, सॉइल कौन-सी चाहिए? लोमी एलुवियल। ये सॉइल आपने पढ़ी होंगी सारी टाइप की सॉइल्स, अगर नहीं पढ़ी तो यही होता है ना कि अब हम करंट तो देख रहे हैं, अब हमें सॉइल ही नहीं पता लोमी एलुवियल सॉइल क्या होती है, ठीक है ना? तो यही हमारे लिए दिक्कत कर रहा है। अब आपको क्या करना है, सॉइल वाला चैप्टर जाना है एनसीईआरटी में, कंप्लीटली फिनिश कर देना है, ठीक है? और ये लैटेराइट एंड ग्रेवल सॉइल के लिए सूटेबल नहीं होता, ठीक? अब हम बात करते हैं, जूट जो है वो नेचुरल फाइबर है, जो ग्रोन होता है मेजरली इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये भी समझना है आपको। अभी हम बात कर रहे थे सदर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट में, तो लार्ज कार्डमम और स्मॉल कार्डमम, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि लार्ज कार्डमम ईस्टर्न इंडिया में होता है या साउथ इंडिया में होता है, ठीक है? और इसमें सबकॉन्टिनेंटल जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, त्रिपुरा, यहाँ भी नेचुरल फाइबर जो है यू कैन से दैट ये ग्रो होता है। रेटिंग क्या है? रेटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे जूट फाइबर इज लूज्ड फ्रॉम द बॉडी को कोर यूजिंग ए माइक्रोवियल प्रोसेस। तो माइक्रोवियल प्रोसेस के द्वारा जो बॉडी कोर पे, मतलब जो जो यू कंसीडर कह सकते हो, जो छाल होती है उसकी, वहां से उसको लूज किया जाता है और फिर बनाया जाता है जूट फाइबर, राइट? और वही प्रोसेस कौन सा होता है? माइक्रोवियल प्रोसेस, जिसे हम क्या बोलेंगे? रैटिंग, ठीक है? तो आप आम भाषा में कह सकते हो कि जूट बनाने की प्रक्रिया को हम रैटिंग कहते हैं, नेचुरल टू आर्टिफिशियल, राइट? अच्छा, अब जूट के हम इंडस्ट्री की बात करें तो क्या है, क्या नहीं है? स्टेटस जो है, इंडिया जो है वो लीडिंग है जूट गुड प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, और लगभग हम 70% जो है वर्ल्ड प्रोडक्शंस करते हैं जूट का। इट इज़ वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री इन द ईस्टर्न रीजन्स पर्टिकुलरली इन वेस्ट बंगाल। अभी मैंने बताया कि जूट आपको कहाँ मिलेगा? ईस्टर्न रीजन में, और कार्डामम आपको ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में मिलेगा, ठीक? अच्छा, अब हम इनिशिएटिव भी ली गई है क्या इसके लिए? हाँ, ली गई है। जैसे नेशनल जूट बोर्ड लिया गया है ना? इसका काम क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूट है एज़ पर द नेशनल बोर्ड जूट बोर्ड 2008। इसका मेन काम जो होगा वो डेवलप करेगा कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग ऑफ जूट एंड जूट प्रोडक्ट, ठीक है? नेशनल जूट बोर्ड का। अच्छा, नेशनल जूट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया गया है, इसके लिए, जूट के लिए। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव ऑफ जूट डाइवर्सिफिकेशन स्कीम्स, ठीक है? उसके बाद एक और लिया गया है जूट पैकेजिंग मटेरियल कंपल्सरी यूज़ इन पैकेजिंग कम्युनिटी एक्ट 1987। ये अभी आपने सुना होगा, ये सारी पैकेजिंग जो है वो किसके थ्रू होनी चाहिए? जूट से बने हुए आर्टिकल के थ्रू। इनेक्टेड फॉर द कंपल्सरी यूजेस ऑफ जूट पैकेजिंग मटेरियल, राइट? अच्छा, तो ये आपको देखना है। उसके बाद स्टेबलाइज ऑफ जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन 1971 एज़ प्राइस सपोर्ट एजेंसी, ठीक है? तो ये आपको कुछ इनिशिएटिव देखनी थी, जूट के बारे में थोड़ा-सा पढ़ना था, ह्यूमिडिटी क्या है, और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट बन जाता है कि कौन-सी सॉइल में, राइट? चलिए आगे हमारे पास नाबार्ड ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे यानी कि नाफिस। नाफिस की बात करते हैं करेंगे, तो नाबार्ड ने रिलीज़ करी है सेकंड ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, ठीक है? 2021 और 22। तो अभी नाफ़ी जो है वो क्या है, थोड़ा-सा देख लेते हैं। नाफ़ीज़ वाज़ लॉन्च 2016 एंड 17, तो नाफ़ीज़ को लॉन्च करा गया था 2016 और 17 में। कैसे? एज़ अ नेशनल लेवल सर्वे दैट ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ रूरल पॉपुलेशंस इन टर्म ऑफ देयर स्टेटस ऑफ लाइवलीहुड एंड लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो कुल मिला के ये कि 2 टर्मों में ये देखी जाती है नाफ़ीज़, वो है स्टेटस क्या है, यू कैन से दैट जो
अगर आम भाषा में कहें तो जो रूरल में जो पॉपुलेशन रहती है, मतलब गाँव में जो पॉपुलेशन रहती है, उनका लाइवलीहुड क्या है, उनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, जिसमें लोन और इंश्योरेंस एंड पेंशन की मिला के भी बात की जाती है, ठीक है? अच्छा, हम बात करेंगे तो इसका जो डेटा है वो कलेक्ट होगा कहाँ से? नाफिस और नाफिडेक्स जो मेज़र करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन्स को, ठीक है? सेकंड नाफिस प्रोविज़न जो है वो कि इनसाइट इंटू इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंडिकेटर ऑफ रूरल डेवलपमेंट सिंस 2016 एंड 17 है, ठीक है? अब बात करते हैं हम नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड्स की। तो अभी हम यही तो क्लियर कर रहे थे ना कि भई जो नाबार्ड जो है उसने रिलीज़ करा है किसको? ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे को। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई में मिलेगा। ये जो है वो अपेक्स डेवलपमेंट बैंक है जो प्रमोट करती है सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी उत्पत्ति 1982 में हुई। किस एक्ट के थ्रू हुई? नाबार्ड एक्ट 1981 और इसको रिकमेंडेशन करा था किसके द्वारा? वी शिवारमन कमेटी के द्वारा, ठीक है? ये मैंडेट क्या मैंडेट करता है? ये प्रोवाइडिंग करता है एंड रेगुलेटिंग क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटी फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज, विलेज इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट एंड अदर एलाइड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, जो अपलिफ्ट करना चाहती है रूरल डेवलपमेंट को, तो उसको मेंटेन करने का काम जो है वो नाबार्ड करता है। ओनरशिप की बात करें तो नाबार्ड इज़ व्होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर कट है? चलिए आगे चलते हैं फिर हम। आगे हमारे पास प्राइमरी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। देखिए ये सोसाइटी किस लेवल पे बनती है, वो थोड़ा-सा हम समझ लेते हैं पहले हम। सॉरी। सो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट स्ट्रक्चर 2 बेस पे होता है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। हम बात कर रहे हैं किसकी? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की। तो देखिए कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं। 3 टियर सिस्टम होता है इनके लिए। स्टेट एंड सेंटर कोऑपरेटिव बैंक यानी कि एसएबी, उसके नीचे बनेंगी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यानी जिसे डीसीसीबी बोला जाएगा। उसके नीचे बनेंगी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। क्लियर हो गया? यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का मतलब होगा कि भाई वो जो है जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उनको प्राइमरी लेवल पे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ जैसे शहद इकट्ठा करने का काम है, ठीक है ना? तो भाई वो जो है वो स्टेट या सेंट्रल लेवल पे तो होता ही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, पर वो एक्चुअली में जो है किस सिस्टम के थ्रू होगा तो वो होगा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के अंदर में। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट, ये दो टियर में होता है जैसे स्टेट एंड सेंटर कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट यानी जैसे एससीएआरबीडी एंड सीसीएआरबीडी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट जैसे पीसीएआरडीबी, राइट? अब हम बात करते हैं डेफिनिशन क्या कहती है इसकी भाई, अभी हमने समझा। तो जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, ये ग्रास रूट लेवल आर्म्स है, किसकी? शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर की, ठीक है? जो भी हमने इसमें देखा। अब हम बात करते हैं सीएससी, ये रजिस्टर्ड एंड अंडर किसके? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड आर, इनको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है किसके द्वारा? जो भी कंसर्न स्टेट है ना? ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम बात करें वही सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं एसएसबी एंड डीएसएसबी यानी कि जो हमारा था स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आर आल्सो रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ स्टेट कंसर्न एंड आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। तो आप देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें होंगी, एफबी एंड डीएसएसबी, इनको रेगुलेटेड किया जाएगा किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। पर आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है, वो रेगुलेट नहीं करी जाएगी किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, ठीक है? रीफाइनेंसिंग इनकी जो होगी वो कौन करेगा? नाबार्ड करेगा थ्रू डीसीबीबी यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा। फंक्शन जो है इनको क्या फंक्शन है इसके? गिव शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन एंड आल्सो प्रोवाइड अदर इनपुट सर्विस लाइक सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशंस एंड मेंबर फार्मर्स। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर का मतलब है हम भाई जो है बेसिक लेवल पे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो हमें जो सपोर्ट मिलनी चाहिए जिसमें सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया या पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशंस हो गया, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी इफ़को के गोदाम हैं या किसी के भी गोदाम है जो सीधे कनेक्टेड होते हैं किससे? ग्रामीण से, तो वो सब हमारा किसमें आएगा? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के अंतर्गत, ठीक है? सिग्निफिकेंट की बात करें तो पीएसीएस अकाउंटेड फॉर 41% ऑफ केसीसी लोन। केसीसी लोन आपने सुना होगा, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है? और 95% व्हिच आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। क्या इनिशिएटिव भी ली गई हैं पीएसीएस के लिए? यस, ली गई हैं। जैसे मॉडर्नाइज़ करना किसको? पीएसी को। मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ पीएसीएस को, ठीक है? एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस की भी बात करी गई। तो प्रोजेक्ट जो मॉडर्नाइज़ करने के लिए लिया गया फॉर कंप्यूटराइजेशंस इन 18,000 यानी कि पीएसीएस अक्रॉस द कंट्री। तो लगभग कंप्यूटराइजेशंस होगा लगभग 18,000 पीएसीसी जो है खोली जाएँगी और वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट फॉर द कंप्यूटराइजेशंस ऑफ पीएससी स्कीम। उनको गवर्नमेंट का जो एम होगा वो कंप्यूटराइज़ 63 फंक्शनल ऑफ पीएससी। तो ये इनिशिएटिव ली गई हैं। कुछ और भी इनिशिएटिव लिए गई हैं जैसे फॉर्मेशन ऑफ 1100 एडिशनल फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम एफपीओ बोला जाएगा, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट सोसाइटी जैसे एनसीडीसी बोला जाएगा, डाइवर्सिटी बिजनेस पोर्टफोलियो। तो ये सब इनिशिएटिव है किसके लिए? पीएसईएस के लिए। तो आप समझ गए होंगे क्या है क्या नहीं है। मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल ये आपका सेंटर है, फिर ये आपका स्टेट है, फिर आपका ये डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट में जो गाँव हैं उनके आसपास आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी जो प्राइमरीली सपोर्ट करती हैं एग्रीकल्चर को, ठीक है ना? उसे ही हम बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। क्लियर है? चलिए आगे है फिर हमारे पास फिशरीज सेक्टर।
तो फिशरीज सेक्टर क्यों न्यूज़ में है वो देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया है 218 प्रोजेक्ट्स का जो बूस्ट करेंगे किसको? फिशरीज सेक्टर को, ठीक है? कौन-कौन से ये जो प्रोजेक्ट हैं वो इंक्लूड हैं? तो जैसे नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन सपोर्ट सिस्टम है, डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो इनॉग्रेशन किया है प्राइम मिनिस्टर ने। थोड़ा-सा इनके बारे में देख लेते हैं, जैसे वीसीएस क्या है? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलप बाय इसरो के द्वारा। अब आपको ये भी समझना है कि भई ये जो है एक टेक्नोलॉजी है जो इसरो के द्वारा डेवलप करी गई है और ये स्टेबलाइज़ करेगी टू वे कम्युनिकेशन विद द फिशरमैन जो मछुआरे हैं उनके एंड प्रोवाइडिंग फॉर देयर इमरजेंसी रेस्क्यू एंड सेफ्टी, ठीक है ना? अब भाई सीधी-सी बात है कि हम फिशरीज़ सेक्टर की बात करेंगे तो उसमें हम फिशरमैन को कैसे छोड़ सकते हैं ना? तो टू वे कम्युनिकेशन की बात करी गई है इसमें। डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क मतलब इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क भी डेवलप करे जाएँगे। एडॉप्शन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी सच एज़ द रेसिक्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यू कैन से दैट आरएएस एंड बायोफ्यूलिक। हम बात करते हैं एक्वा पार्क, ये इंट्रोड्यूस हुआ है अंडर द पीएम मत्स्य संपदा योजना के थ्रू और ये फैसिलिटेट करेगा वेरियस फिशरीज एक्टिविटी इन वन प्लेस। तो बहुत सारी जो फिशरीज एक्टिविटी है वो वन प्लेस पे होंगी और पीएम मत्स्य संपदा योजना के थ्रू उसको इंट्रोड्यूस करा गया। आरएएस की बात करें यानी कि रेसिर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की, तो ये इन्वॉल्व करेगा यूज ऑफ मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल फिल्टर where the water in the fish culture tanks is recycled and reused after the removing suspended particle and metabolites। बायोफ्यूल क्या है? ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली एक्वाकल्चर टेक्निक है जो किस बेस पे? इन सितु माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शंस के आधार पर। इंडिया में अगर हम फिशरी सेक्टर की बात करें तो करंट स्टेटस क्या है? सेकंड लार्जेस्ट हम फिश प्रोडक्शन कंट्री है इन द वर्ल्ड और 74.7% फिश प्रोडक्शन बाय इनलैंड फिशरी। एक्सपोर्ट की बात करें तो सी फूड एक्सपोर्ट इन इंडिया डबल बिटवीन द 13-14 से लेके 23-24 तक। तो हमने यू कैन से दैट सी फूड एक्सपोर्ट जो है वो डबल करा है। क्या इसके लिए कोई स्कीम बनाई गई है? हाँ, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसके बाद रंगीन मछली ऐप, एक ये भी इनिशिएटिव ऐप बनाया गया है जो इनिशिएटिव है किसका? फिशरी सेक्टर में। तो रंगीन मछली ऐप जो है वो प्रोवाइड करता है मल्टीलिंगुअल इन्फॉर्मेशन मतलब बहुत सी भाषाओं में इन्फॉर्मेशन देगा ऑन ऑन पॉपुलर ऑर्नामेंटल फिश स्पीशीज इन 8 इंडियन लैंग्वेज, राइट? नेशनल फिशरी डेवलपमेंट प्रोग्राम पोर्टल्स, स्टेबलाइज ऑफ 3 इंक्यूबेशन सेंटर जैसे हैदराबाद, मुंबई एंड कोचीन बनाए गए। ये प्रमोट करेंगे फिशरीज स्टार्टअप्स एंड कोऑपरेटिव्स को। अदर किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी ये तो हमने पढ़ी है भाई कि किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी जो है वो एग्रीकल्चर हो या फिर आपका मरीन सेक्टर हो सब में दी जाती है, ओके। अब बात करते हैं हम सीवीड फार्मिंग की, तो जो शैवाल होते हैं समुद्र में उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो नीति आयोग ने पब्लिश करी रिपोर्ट, टाइटल था इसका स्ट्रेटेजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीवीड वैल्यू चेन। सीवीड फार्मिंग की बात करें तो ये न्यूमरस टाइप होते हैं मेन, जैसे मरीन प्लांट्स या मैक्रो एल्गी, है ना? दैट थ्राइव्स इन द रिवर, लेक एंड अदर बॉडीज ऑफ वाटर, जो आपको कहाँ-कहाँ मिलेंगे? रिवर, लेक्स एंड अदर बॉडी वाटर जो होते हैं। कल्टीवेशन की बात करेंगे तो सीवीड जो है वो आर पार्ट ऑफ एक्वाकल्चर। सीवीड्स मतलब शैवाल वो कहाँ मिलेंगे? एक्वाकल्चर में मिलेंगे। फिशिंग एंड एक्वाकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट 1.5% ऑफ द इंडियाज़ जीडीपी। ये भी देख लेना है आपको, इंडिया की जीडीपी में जो है फिशिंग एंड एक्वाकल्चर जो है 1.5% का कंट्रीब्यूशन रखता है। सिग्निफिकेंस क्या है सीवीड फार्मिंग के? इकोनॉमिक की बात करें तो ये वैल्यूएबल है फॉर द बायोएक्टिव कंपाउंड्स एंड एप्लीकेशन इन फूड फार्मास्यूटिकल्स में। एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट रोल इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस में। क्या इसके लिए भी कोई इनिशिएटिव ली गई है? हाँ, ली गई है। हाँ, नॉर्मल सी बात, आप बार-बार ही देख रहे होंगे वही सारी चीज़ें। बस थोड़ा-सा ओवरव्यू करना है, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी पढ़ देता हूँ, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता। पीएम मत्स्य संपदा योजना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एक्सपर्ट कमिटी चेयर्ड बाय द डॉक्टर बी के सारस्वत जो कि नीति आयोग में है। ऑफशोर कल्टीवेशंस, ऑफशोर का मतलब है समुद्र के अंदर, ठीक है ना? इन अंडमान रीजन में स्टार्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, अटल सेंटर ऑफ ओशियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर आइसलैंड, जैसे NIOTACOSTI, राइट? तो इसी तरीके से जीआईएस बेस्ड पोर्टल को भी डेवलप करा गया है जो व्यू करेगा मेप्ड सीवीड्स कल्टीवेशन साइट्स को। क्लियर है? तो कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको ये समझना है कि नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट जो है वो जारी करी है, इसका याद रखेंगे कौन है, कौन नहीं है, ठीक है? चलिए आगे हमारे पास अदर की डेवलपमेंट में बात करें तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड, तो सिल्क बोर्ड हम देखेंगे। अभी एक्चुअली में इसकी प्लैटिनम जुबली ऑफ द सेंट्रल बैंक बोर्ड आर सेलिब्रेटेड, तो वो अपना वो मना रहा है, ईयर मनाई जा रही है। सो उसमें देखेंगे सेंट्रल सिल्क बोर्ड की बात करेंगे तो इसका जो हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टेब्लिश 1948 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको देखती है, मैंडेट क्या करती है? ये एडवाइस करती है गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर कंसर्निंग सेरिकल्चर एंड सिल्क इंडस्ट्री में। स्टैंडर्डाइजेशन करती है ऑफ वेरियस प्रोडक्शन प्रोसेस में। इंटरनेशनल सेरिकल्चर कमीशन की बात करेंगे तो मेंबर जो है वो सेक्रेटरी ऑफ सीएसबी यानी कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज वाज इलेक्टेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी सेरिकल्चर कमीशन फॉर द टेन्योर ऑफ 25-27, राइट? अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल सेरिकल्चर कमीशन की, इज एन यूएन रजिस्टर्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंगेज होता है इन डेवलपमेंट ऑफ सेरिकल्चर एंड सिल्क इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, राइट?
थोड़ा-सा ये देख लेना है आपको। अगर हम बात करें आगे सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया में, तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोडक्शन है इन द वर्ल्ड विद 42% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शंस। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये जो रैंकिंग वाले क्वेश्चन्स होते हैं वो यूपीएससी में बनने के पूरे-पूरे चांस होते हैं, राइट? और मैं आपको बता दूँ, अगर आपका रैंकिंग आप एक पेज पे भी नोट कर लेना इनको, जो सिल्क का क्या है, उसके बाद हमने जूट का पढ़ा वो क्या है, पल्सेस का क्या है ना? इनके डेफिनिटली चांस होते हैं बनने के, बट आपसे ये सब इतना सारा नहीं पूछेगा, जो आप पढ़ रहे हो ना इतना सारा, वो इतना सारा नहीं पूछेगा आपसे, ये सब नहीं पूछेगा आपसे। पूछेगा तो वो ये पूछेगा कि पल्सेस में कौन-सा रैंक है और सेरीकल्चर में कौन-सा है, उसके बाद हमारा जूट में क्या है, जो ये न्यूज़ में है वो ज़रूर देखेंगे। कर्नाटक की बात करेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन करता है लगभग 32% ऑफ टोटल सिल्क प्रोडक्शंस में, उसके बाद इसके बाद भाई आंध्र प्रदेश। सिल्क प्रोड्यूस की बात करेंगे तो इंडिया प्रोड्यूस ऑल वेरियस ऑफ मलबरी, इरी, तसर एंड मोगा। ये सब क्या है? ये वेरिएंट हैं किसके? सिल्क के, राइट? चलिए आगे बात करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि आईसीएआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। अभी हमने प्राइमरी एग्रीकल्चर की बात करी, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी एग्रीकल्चर की, ठीक है ना? तो सेकेंडरी कल्चर में क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर सेलिब्रेटेड 100 ईयर ऑफ स्टेबलाइजमेंट। लगभग से 100 साल हो गए वो, तो अपनी 100 साल को सेलिब्रेट कर रहा है। तो सेकेंडरी की प्राइमरी हम पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी के बारे में देखेंगे। तो मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूँगा इसकी, आप समझ लेंगे आईसीएआर और निशा, यानी कि आईसीएआर निशा वाज स्टेबलाइज्ड इन 1924 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेसिन्स एंड गम्स। तो जो आपने रेसे सुने होंगे और जो गोंद होता है वो, है ना? इन रांची झारखंड में। इसको रीनेम करा गया 2022 में एज आईसीएआर निशा एंड कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के। सेकेंडरी एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो उसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है? जैसे वी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, एग्रीकल्चर टूरिज्म, ये सब आपका सेकेंडरी में आता है, थोड़ा-सा आपको याद रखना है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये रेफर करता है जितनी भी प्रैक्टिस होती हैं दैट कन्वर्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, रेसिड्यू, बाई प्रोडक्ट इंटू अ हाई वैल्यू कम्युनिटी टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेडिसिन एंड स्पेसिफाइड फूड यूजेस। तो ये सब हमारी किसमें आएँगी? सेकेंडरी एग्रीकल्चर में। एग्जांपल की बात करें, जैसे आपको विटामिन जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कहाँ से? ग्रेन से। ऑयल कर रहे हैं हम राइस ब्रेन से। ये सब क्या है? ये हमारी सेकेंडरी एग्रीकल्चर में है। प्रोडक्शन कर रहे हैं हम जैगरी यानी गुड़ का, कहाँ से? शुगर केन से। मतलब कुल मिला के शुगर केन तो प्राइमरी में आ गया, गन्ना प्राइमरी में आया। ये फॉर आप हम कह सकते हैं कि ये है शुगर केन, ठीक है? अब भाई इससे हमने कोई चीज़ बना ली, ठीक है? जैसे गुड़ बना ली, जैसे हम जैगरी करते हैं, तो वो हमारा क्या है? ये सेकेंडरी है हमारा, राइट? कॉटेज स्केल यूनिट फॉर द मेकिंग जैम्स एंड पिकल्स। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करेंगे तो अबाउट के बारे में इसमें देखते हैं, तो ये अपेक्स बॉडी है, कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन द एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल साइंस एंड इन द एंटायर कंट्री। तो आप देख रहे हैं कि जो आईसीएआर है ना भाई, वो सब कुछ देखता है। क्या-क्या देखेगा? वो गाइड भी करेगा, मैनेज भी करेगा, एजुकेशन भी देगा एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर हो चाहे फिशरीज हो या एनिमल साइंस हो। इसकी उत्पत्ति जो है वो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा हुई और ये स्टेबलाइज़ हुई 16 जुलाई 1929 को और ये रजिस्टर्ड है सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये रिकमेंडेड करी गई है किसके द्वारा? रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर 1928 के द्वारा। इसके स्टेटस की बात करें तो इंडिया इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, राइट? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। बस आगे चलते हैं, फिर हम क्या है हमारे पास? आगे बात करते हैं हम लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इसको देखेंगे। सो क्या है कहानी यहाँ? सॉरी, सॉरी, सॉरी। सो पीरियोडिक यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो थी वो 3.1% फॉर द कैलेंडर ईयर 2023। इन कॉन्ट्रास्ट टू ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1%। ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो थी जब 5.1% थी, उसके विपरीत जो है वो 3.1% जो थी वो क्या थी? अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी 2023 में, है ना? तो अच्छा, अब हम देखते हैं इंडिकेटर है इसके, तो इंडिकेटर को थोड़ा हम समझ लेते हैं पहले क्या है क्या नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है मैं अभी आपको बता दूँगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो इसको लॉन्च कराया गया 2017 में। एस्टिमेट की जिसमें क्या-क्या मिलाया जाता है? एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, रोज़गार एंड बेरोज़गार, इन दोनों को मिला के ये बनता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, राइट? इसमें अगर हम बात करें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, तो इसमें परसेंटेज होती है किसकी? जो एम्प्लॉयी पर्सन है, ठीक है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि जैसे हम एलएफपीआर बोलेंगे, इसमें परसेंटेज होगी किसकी? पर्सन इन लेबर फोर्स। वहाँ एम्प्लॉयी पर्सन था, यहाँ पे जो परसेंटेज होगी वो किसकी होगी? पर्सन इन लेबर फोर्स, जो वर्क कर रहा है या वर्क को देख रहा है, मतलब जॉब की तलाश में है, यू कैन से दैट, एंड अवेलेबल फॉर वर्क, और या उसके लिए काम है। ये सब किसमें आएगा? एलएफपीआर में। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करेंगे, देखिए ये नहीं पूछा जाएगा, मत घबराना मत, मैं भी बता दूंगा। यहाँ से हम आराम से समझ लेंगे आप। परसेंटेज ऑफ ए पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग द पर्सन इन द लेबर फोर्स। तो देखिए यहाँ पे अनएम्प्लॉय की बात हो रही है। एक्टिविटी स्टेटस की बात करेंगे तो इसमें यूजुअल स्टेटस और करंट वीकली स्टेटस। तो यूजुअल जो स्टेट होता है वो पूरी साल का देखा जाता है और करंट वीकली स्टेटस जो है वो आपका 7 डेज का देखा जाता है। अब ये पूछा कैसे जाता है वो देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा।
आपसे पूछा पूछा जाएगा कि जो एलएफपीआर है, ठीक है? 22-23 में और 23-24 में अभी ट्रेंड क्या है इसका? या फिर डब्ल्यूपीआर अभी हमने पढ़ा था, यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इसका क्या ट्रेंड है? या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसका क्या ट्रेंड है? तो आपको याद रखना है कि भाई साहब आपका जो अभी हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे कर लेते हैं, राइट। सो हम देखते हैं एलएफपीआर यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये देख रहे हैं आप, ये भी इंक्रीज़ हुआ है, चाहे वो रूरल में हो, अर्बन में हो, मेल हो या फीमेल हो। ये सब इंक्रीज़ हुआ है आपका। बहुत अच्छे तरीके से समझना है आपको। इसी तरीके से अब देखिए पूछा क्वेश्चन इंक्रीज़, स्टेडीली इंक्रीज़ या इंक्रीज़ हुआ है ना? तो डेटा के हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो है रूरल में वो 60.8 था, उसके बाद 23-24 में कितना हो गया 63.7%। तो ये डेटा देखना है, बस समझना है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरीके से हम बात करते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की, भाई ये भी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है? चाहे वो आपका किसी में भी हो, रूरल, अर्बन, मेल, फीमेल, राइट? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये आपका अनचेंज रहा है। क्वेश्चन आपसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये भई कैसा रहा है, कैसा सॉरी ये हाँ, यस, ये कैसा है, कैसा नहीं है। तो आपको यहाँ समझना है, यहाँ माथा-पच्ची करनी है सारी, राइट? ये अनचेंज रहा है ना? क्या? अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बस क्लियर हो गया। ये चीज़ें निकालनी होती है इस तरीके से। अब हम बात करते हैं, क्या है हमारे पास? वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स जो साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट जॉब्स फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट, ये हाईलाइट करती है बिलो एवरेज एम्प्लॉयमेंट रेशियो फॉर द वुमेन इन इंडिया। तो ये रिपोर्ट जो है वो ये यू कैन से दैट जो है दिखाती है कि वुमेन का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बिलो है, ठीक है? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट जॉब्स फॉर रेजिलियंस, राइट? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी रिपोर्ट जो है वो इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका, रिवील करता है दैट 1 आउट ऑफ एवरी 3 अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल वाज यंग। तो मतलब कुल मिला के ये है कि हर 3 में से जो अनएम्प्लॉयी हैं, उनमें से इंडिविजुअल जो है, वो ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगे? यंग मिलेंगे, राइट? चलिए, आगे देखते हैं गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी क्या है? रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने पब्लिश करा है ड्राफ्ट कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस क्या है? गिग वर्कर, ठीक है? सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल। अब गिग वर्कर की बात करते हैं, तो गिग वर्कर क्या है, क्या नहीं है? गिग वर्कर इज़ अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन है हू परफॉर्म वर्क, जो परफॉर्म करता है ना? और ए पार्टिसिपेंट इन ए वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न फ्रॉम द सच एक्टिविटी, मतलब उसने जो भी काम किया, वो उससे उसने यू कंसीडर जो भी अर्न करा आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयी रिलेशनशिप। मतलब कुल मिला के ये है कि उसका जो भी काम है, उस ट्रेडिशनल काम को छोड़ के उसने कोई ऐसा काम किया, मैं अगर एग्ज़ाम्पल में बताऊँ, लेबर है कोई, ठीक है? वो अपने मकान बना रहे हो, तो वो आपके घर पे आई, उसने क्या करा, अपना काम किया, आपका मकान कंप्लीट, आपने उनको पेमेंट दे दिया, वो अपने घर, आप अपने घर, राइट? सो ट्रेडिशनल उनका जो यू कैन से दैट कोई और वर्क होगा, वो परचून दुकान चलाता होगा, कुछ और चलाता होगा, बट उसने सोचा 2 दिन में काम कर लेता हूँ, अब मेरा फिनिश हो जाएगा, राइट? तो वही सारी चीज़ है। अब गिग वर्कर की जो है उनको 2 कैटेगरीज़ में क्लासिफ़ाई करा जाता है। तो प्लेटफ़ॉर्म बेस क्या है उनका? तो हूज़ वर्कर इज़ बेस्ड ऑनलाइन, मतलब जो जिनका बेस ऑनलाइन होता है, ऑन ए सॉफ्टवेयर ऐप एंड डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। जैसे डिलीवरी जो बॉय होते हैं ज़ोमैटो के, वो प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड गिग वर्कर हैं, राइट? नॉन प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड में जैसे कैजुअल बेसिस वर्कर, जो मज़दूरी वर्कर करते हैं, इन्हें कन्वेंशनल सेक्टर एंड वर्किंग पार्ट टाइम एंड फुल टाइम, जैसे डोमेस्टिक वर्कर, राइट? सो ये क्लियर हो गया वो आपकी। अब बात करते हैं क्या कोई गिग वर्कर के लिए इनिशिएटिव भी ली गई है? हाँ, ली गई है। जैसे द कोड ऑन वेक्स 2019, ये प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल मिनिमम वेज, मतलब जो मिनिमम मजदूरी होगी, है ना? एंड फ्लोर बेस अक्रॉस द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंक्लूडिंग गिग वर्कर। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ये प्रोटेक्ट करता है गिग वर्कर को राइट बाय द गिविंग देम सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, ठीक है? इसी तरीके ई श्रम पोर्टल भी बनाया गया, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है? तो ई श्रम पोर्टल जो है वो लॉन्च करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, और इसका एम है फैसिलिटेट करना एक्सेस ऑफ वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द डिफरेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, राइट? तो कुल मिला के ये है कि बहुत सारी जो स्कीम चलाई जाती हैं, ठीक है? उनको एक्सेस दिलवाना, जो अनऑर्गनाइज़्ड वर्कर हैं उनके लिए, ठीक है? लिविंग वेजेस, तो निर्वाह मज़दूरी जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या है? तो गवर्नमेंट साउथ टेक्निकल असिस्टेंट फॉर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट फ्रेमवर्क फॉर लिविंग वेजेस, ठीक है? तो लिविंग वेजेस की बात करें तो क्या है, क्या नहीं है? तो देख लेते हैं डेफिनिशन क्या है इसकी। तो ये 2 में पहले हम अंतर कर लेते हैं, लिविंग वेजेस एंड मिनिमम वेजेस। द वेजेस मतलब आप कह सकते हो मज़दूरी, लेबर नेसेसरी टू अफोर्ड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर वर्कर एंड देयर फैमिली। तो कुल मिला के ये यहाँ पे क्या है, भाषा में भी कह सकते हो कि ये तनख्वाह है आपकी, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जो भी श्रमिक या उनके परिवार के लिए एक सभ्य जीवन स्तर को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मजदूरी दी जाती है, उसको हम लिविंग वेजेस कहते हैं। और इसका मेन काम जो होता है, वो टू इम्प्रूव वर्कर क्वालिटी ऑफ लाइफ, कुल मिला के उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की बात करी जाती है लिविंग वेजेस में। इसमें क्या होता है, मिनिमम वेजेस मतलब न्यूनतम वेतन क्या है? द लोएस्ट लीगल हावरली वेजेस दैट एम्प्लॉयी मस्ट पे देयर वर्कर। तो कुल मिला के ये है कि इसमें क्या होता है कि न्यूनतम कानूनी प्रति घंटा मजदूरी जो नियोक्ताओं को या अपने श्रमिकों को देनी चाहिए, ठीक है? कुल मिला के ये है कि न्यूनतम जो मजदूरी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई काम कर रहा हूँ, किसी यहाँ जॉब कर रहा हूँ मैं पार्ट टाइम के लिए या कुछ के लिए भी, तो मेरे को वहाँ एक वेतन डिसाइड कर दिया जाता है कि भई आपको ₹10,000 मिलेंगे, ठीक है? तो ₹10,000 मिलेंगे और आपको इतने ही घंटे काम करना है, ठीक है? तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पे मेरा एक्सप्लॉइटेशन बच रहा है।
मतलब मेरा एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा, यू कैन से दैट। सो टू प्रोटेक्ट, इसका मेन काम होता है मिनिमम वेजेस का, टू प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन, मतलब वर्कर को शोषण, हम भाषा में कहें तो हम शोषण करने से बचाने के लिए, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं प्रेजेंट जो है सिस्टम में क्या इशू है इसके साथ। तो इंडिया फॉलो द मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस का मतलब है न्यूनतम मजदूरी, विच हैज बीन रिमेन स्टेगनेंट सिंस 2017 से। तो 2017 से जो ये स्टेगनेंट बनी हुई है। द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 प्रोवाइड गाइडलाइन बट डज नॉट स्पेसिफाई द मिनिमम वेजेस। ये भी थोड़ा सा आपका ध्यान ध्यान रखना है। द कोड ऑन बेस पास 2019 प्रपोज अ यूनिवर्सल बेस फ्लोर विच शैल अप्लाई टू ऑल स्टेट वंस इम्प्लीमेंटेड, राइट। अच्छा, आगे बात करते हैं हम। फिक्स मिनिमम वेजेस इन सम जॉब्स फॉल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वेजेस एक्ट 1948। कॉन्ट्रैक्ट्स, लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 लीडिंग टू पोटेंशियल कंफ्यूजन। तो फिक्सिंग करना क्या मिनिमम वेजेस जो है कुछ जॉब के अंदर में, जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के साथ भी हैं, ठीक है। वेजेस पेमेंट डिस्क्रिपेंसी ड्यू टू लैक ऑफ इनफोर्सिबिलिटी ऑफ नेशनल वेजेस फ्लोर अक्रॉस स्टेट, राइट। अब हम बात करते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो एक्चुअली में अगर हम इसकी बात करें तो इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो IRDAI है। ये न्यूज में क्यों है? इसने आइडेंटिफाई करा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जिसे हम DSIIS बोलेंगे, राइट। ये है क्या? डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपोर्टेंट इंश्योरेंस, DSSI। देखिए मैं आम भाषा में आपको समझा दूं, इसका मतलब मेन ये होता है कि जो बीमा करता होते हैं, ठीक है ना, अगर मान के चलो वो कहीं फेलियर या फिर हम कहें वो डिस्ट्रेस में, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी घरेलू वित्तीय प्रणाली जो होती है, उसमें अव्यवस्था ज़रूर उत्पन्न होगी, ठीक है? अब सीधी-सी बात है कि भई जो बीमा करता ही उसको वो बीमा करने में ही फेल है ना? या फिर मान के चलो उसे बीमा करने के लिए ही नहीं मिल रहे, तो कॉमन सी बात है कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, वो क्या होगा? डिस्ट्रेस होगा, राइट? अच्छा। आगे क्या है? सो यहाँ पे वही वाली बात करी गई है कि DSSI असफल होने के लिए बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वही वाली बात है, स्पेसिफाइड टू बिग, टू इम्पोर्टेंट, टू फेल, राइट? अच्छा, DSIIS आर सब्जेक्ट टू एडिशनल रेगुलेटरी मेजर। तो ये अतिरिक्त विनियामक उपाय के अधीन होता है। क्लियर कट है यहाँ पे? अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो उसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। सॉरी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद, राइट? ओके, वेट, राइट। सो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और इसकी उत्पत्ति जो हुई वो हुई मल्होत्रा कमेटी के द्वारा, जो रिकमेंड करा गया था 1999 में। और इसमें जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में शामिल है किस एक्ट के थ्रू? IRDAI एक्ट 1999 में। इसका ऑब्जेक्टिव है स्पीडली मतलब स्पीड तरीके से एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड स्पीडली सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम, ठीक है। और IRD जिसमें 10 मेंबर होते हैं, 1 चेयरमैन होता है, 5 फुल टाइम होते हैं, 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, किसके अंदर? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा, इसका रोल क्या है भाई? सीधी सी बात है, वही बात हम पढ़ रहे हैं कि भाई इश्यू करना, रिन्यू करना, मॉडिफाई करना, विथड्रॉल करना, सस्पेंड करना एंड कैंसल सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा, और इसका काम प्रोटेक्ट करना द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, ठीक है। उसके बाद जो बीमाकर्ता या इंटरमीडिएटरी होते हैं ऑन इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी, उनके डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करता, प्रमोट करना एंड रेगुलेट करना प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस, राइट। सिग्निफिकेंट की बात करें तो क्या है इसकी, वो देख लेते हैं थोड़ा सा हम। तो इंश्योरेंस ग्रोथ जो है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड इंश्योरेंस डेंसिटी के आधार पे, तो 4.2% है ना 2021-22 में कंपेयर टू 2001 और 2 के कंपैरिजन में हम देखते हैं तो 2.71 था, राइट। सो अब ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करें तो ये जो है आपका $91 इन 2021 टू कंपेयर टू $11.5 इन 2001-5, तो ये भी इंक्रीज हुआ है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बढ़ा है, इंश्योरेंस डेंसिटी भी बढ़ी है। अब बात करते हैं हम इंश्योरेंस ऑफ फॉर ऑल बाय 2027। तो देखिए आईडीआई हैज कमिटेड टू इंश्योर एवरी सिटीजन हैज ए एप्रोप्रिएट लाइफ, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी इंश्योरेंस कवर ईटीसी बाय 2047। तो देखिए इंश्योरेंस तो व्यक्ति को कराना चाहिए, अगर मैं भी ये बात कहूँ तो। इससे क्या रहता है कि आपने अगर कोई भी सेविंग करी है और कभी बीमार पड़ गए आप, तो फिर वो क्या होता है, आपकी कंप्लीटली सेविंग फिनिश हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर हमारे पास क्या टॉपिक है। हम ये टॉपिक देखते हैं, बिजनेस एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो इसमें सब टॉपिक हमारे पास बी रेडी इंडेक्स, इसको एक्चुअली में लॉन्च करा गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। और ये फर्स्ट एडिशन है। अच्छा, इसके बारे में देखते हैं वी रेडी इंडेक्स है क्या। सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो ये जो है वो न्यू डेटा कलेक्शन है और एनालिसिस प्रोजेक्ट है इसका, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। इसमें 5 ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ये असेस करेगा बिजनेस द एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट वर्ल्ड वाइड, अकम्पनीड बाई एनुअल कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स, ठीक है। और ये फोकस करेगा 3 एरिया पे, जो रिफॉर्म, एडवोकेसी, पॉलिसी गाइडेंस एंड एनालिसिस एंड रिसर्च। तो ये 3 यू कैन से दैट इसके मेन है एरिया जहाँ पे ये फोकस करेगा, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं मोर ऑन न्यूज़ में। तो वी रेडी इज़ अ 3 ईयर रोल आउट फेज़ है, स्पैनिंग 2024 से 2026 तक। ये असेसमेंट करंटली इंक्लूड इसमें 50 इकोनॉमीज़ इंक्लूडेड हैं, एक्सक्लूडेड इंडिया। इंडिया इसमें
नहीं है, ठीक है? इट रिप्लेस द वर्ल्ड बैंक ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। अभी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक का ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो खत्म कर दिया गया है। तो यू कैन से दैट उसकी जगह लेगा क्या? वी रेडी इंडेक्स, ये ज़रूर याद रखना है आपको। जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है वर्ल्ड बैंक की थी, ये बंद कर दी गई है, उसकी जगह अब हमारा आ जाएगा बी रेडी इंडेक्स, राइट? व्हिच डिसकंटिन्यू इन 2021, अभी हमने पढ़ा था ये, ड्यू टू इर्रेगुलरिटी इन डेटा एंड एथिकल कांसेप्ट, ठीक है? तो ये बात हमें थोड़ी-सी समझनी थी। 2024 में बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग इसको प्रिपेयर किया जाएगा। डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विल इंक्लूड सम ऑफ द इंडिकेटर टेकिंग बाय डी बी रेडी इंडेक्स, ठीक है? तो मैं आम भाषा में आपको बताना चाहूँगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस आप बहुत साल से पढ़ रहे थे, बहुत टाइम से पढ़ रहे थे, और 2021 में इसको कंप्लीटली डिसकंटिन्यू कर दिया गया और अब इसके लिए प्लान करा गया था कि हम कुछ नया बनाएँगे, तो वो बन के हमारा तैयार है, वी रेडी इंडेक्स, राइट? चलिए आगे देखते हैं फिर हम। टॉपिक ऑफ वी रेडी इंडेक्स में जैसे आपके क्या-क्या रहेंगे वो थोड़ा-सा देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ हम देखते हैं तो देखिए एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे तो जेंडर और डिजिटल एडॉप्शंस। तो जैसे आपका बिज़नेस एंट्री, बिज़नेस लोकेशन, यूटिलिटी सर्विस, लेबर, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन, डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन, मार्केट कम्पीटेटिवनेस, बिज़नेस इंसॉल्वेंसी, ये सब इसमें हमारे टॉपिक्स रहेंगे वी रेडी इंडेक्स में। पिलर ऑफ वी रेडी इंडेक्स की बात करें तो उसके 3 पिलर हैं, कौन-कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। पिलर 1 जो है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करेगा। पिलर 2 जो है वो पब्लिक सर्विस की बात करेगा। पिलर 3 जो है वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करेगा। क्लियर कट है? तो अब थोड़ा-सा देख लेते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या कहता है। रूल्स एंड रेगुलेशन दैट फर्म मस्ट फॉलो एज़ दे ओपन, ऑपरेट एंड क्लोज बिज़नेस, राइट? अच्छा, एंड फ दूसरा हमारा पिलर 2 जो है वो फैसिलिटेट सपोर्ट रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड इंस्टीट्यूशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू इनेबल बिज़नेस एक्टिविटी, ठीक है? चलिए, आगे हमारे पास इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम, तो इसके बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, यानी जिसे हम भास्कर बोलेंगे, ठीक है? इंस्टीट्यूट जो है फॉर इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। तो भास्कर आपको याद रखना है कि इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करता है, ठीक है? तो भास्कर जो इनिशिएटिव है वो यू कैन से दैट प्लेटफॉर्म डिजाइन ए सेंट्रलाइज्ड, स्ट्रीमलाइन, एनहांस कोलैबोरेशंस अमंग की स्टेकहोल्डर्स विदिन द एंटरप्रेन्योर्स इकोसिस्टम इंक्लूडिंग स्टार्टअप एंड इन्वेस्टर। इसका प्राइमरी गोल जो है वो बिल्ड करेगा वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री फॉर द स्टेक होल्डर्स विद इन स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और ये स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंडर है, विच एम जो है बिल्ड स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर न्यूट्रिंग इनोवेशंस एंड इंकरेजिंग इन्वेस्टमेंट, राइट? की फीचर ऑफ भास्कर की बात करेंगे तो ये देखिए पर्सनलाइज आइडेंटिफिकेशन, डिस्कवरेबिलिटी की बात करेगा, ग्लोबल ग्लोबल ब्रांडिंग की बात करेगा, नेटवर्किंग, रिसोर्स एक्सेस, राइट? इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करेंगे तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है आफ्टर द यूएस एंड चाइना। मेन चीज़ याद रखनी है, पूरा नहीं पढ़ना है, बार-बार रिपीट कर रहा हूँ। 67 यूनिकॉर्न स्टार्टअप, आप लास्ट ईयर के पेपर जाके देख लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू करना सिखा रहा हूँ कि हम ओवरव्यू कैसे कर सकते हैं 1-1 आवर में और फिनिश कर सकते हैं पीटी 365, ठीक है? एज़ पर द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, जिसको रिलीज़ किया जाता है किसके द्वारा? रिसर्च ग्रुप ऑफ हुरुन इन 2023, राइट? अच्छा, यूनिकॉर्न स्टार्टअप इज़ ए प्राइवेटली हेल्ड कंपनी होती है विदाउट एनी लिस्टिंग ऑन पब्लिक एक्सचेंज। वैल्यू जो है उनकी $1 बिलियन की समथिंग होनी चाहिए और मोर एंड सपोर्टेड विद वेंचर कैपिटल, ठीक है? गैज़ल्स की बात करें, स्टार्टअप मोस्ट लाइकली टू गो यूनिकॉर्न विदिन 3 ईयर, एंड चीता जो है वो स्टार्टअप मोस्ट लाइकली टू गो यूनिकॉर्न विदिन 5 ईयर। तो ये 2 कैटेगरीज़ हैं, गैज़ल्स एंड चीता, वो देखनी है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड यानी कि डीपीआईआईटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज बिज़नेस एज़ अ स्टार्टअप, ये भी आपको समझना है, ठीक है? चलिए, तो आपको समझना है कि यूनिकॉर्न के लिए क्या चाहिए, गैज़ल्स क्या होते हैं, चीता क्या होते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए और बस आपको रैंकिंग ज़रूर याद रखनी है। स्टार्टअप के मामले में जो है वो हम 3rd नंबर पे आते हैं, ठीक है? आफ्टर यूएसए एंड चाइना। अच्छा, उसके बाद हम स्टार्टअप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एज लिमिट, एंटिटी शैल बी कंसीडर अ स्टार्टअप अप टू 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो कुल मिला के उसे 10 साल हो गए हों, ठीक है? जो शामिल होगा किसमें? अभी हम पढ़ रहे थे, ये आपको ज़रूर याद रखना है, स्टार्टअप इकोसिस्टम यानी कि भास्कर, राइट? अच्छा, उसके बाद एंटिटी टाइप जो है वो प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और इनका एनुअल टर्म जो है वो लगभग 100 करोड़ आईएनआर, राइट? से कम नहीं होना चाहिए। ये देखना है हमें। की सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर स्टार्टअप्स, तो वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी एंड एंजल फंड, इसके थ्रू जो है वो क्या है, उनको फंडिंग प्राप्त हो रही हो। दीज इन्वेस्टमेंट इन अर्ली स्टेज स्टार्टअप, राइट? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, तो पूल प्राइवेट फंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैटेगरीज, तो कौन कौन से, जैसे कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी थर्ड, ये सब नहीं याद रखना है आपको। आपको याद रखना है कि वेंचर कैपिटल प्राइवेट फंड और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है? वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर, ये सब इसमें फंडिंग कर रहे हो किस इस स्टार्टअप में, राइट? अच्छा, इनिशिएटिव भी ली गई है इस स्टार्टअप के लिए, हाँ, जैसे जैसे हम बोलेंगे मेंटरशिप
एडवाइजरी, असेसमेंट, रेजिलियंस, ग्रोथ। इसी तरीके से हमारे पास स्टार्टअप इंडिया जो डीपीआईआईटी चलाता है, स्टार्टअप ग्रांट जैसे निधि प्रोग्राम के थ्रू चला गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। समृद्धि फ्लैगशिप प्रोग्राम है किसका? मिट्टी का। एंड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है? ये भी प्रोवाइड करता है। तो बहुत नॉर्मल सी बातें होती हैं, पूरा नहीं देखना होता, हम यही बात डिस्कस करके चल रहे हैं बार-बारी, ठीक है? तो चलिए